हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं और न्यूमेरिकल से परेशान हैं, कुछ का भी स्टूडेंट है और न्यूमेरिकल से परेशान है, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, खास करके 10th में फिजिक्स का, तो आप इस वीडियो को देखिए। इस पूरे वीडियो में हम पूरा चैप्टर का न्यूमेरिकल, जैसे कि फिजिक्स में 4 से 5 चैप्टर जो भी है, चाहे वो मानव नेत्र हो, चाहे वो पहला चैप्टर हो प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन हो, चाहे वो विद्युत हो, चाहे वो जिस चैप्टर में भी न्यूमेरिकल होता है, सारे चैप्टरों का न्यूमेरिकल हम पूरे इस एक वीडियो में कवर कर दिए हैं। खास करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन रहेंगे जो हर एक साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि अभी तक अगर न्यूमेरिकल आप थोड़ा सा भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। आपका 10th का पूरा फिजिक्स का जो आंकिक प्रश्न जिसको हम लोग कहते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बन जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो, बहुत ही आसान तरीका से समझ में आ जाएगा। यानी अगर आप थोड़ा सा भी न्यूमेरिकल नहीं देखे हैं तो फटाक से ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपका 10th का न्यूमेरिकल में कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? यानी इसके बाद आपको न्यूमेरिकल के लिए सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो बहुत यूजफुल होने वाला है ये वीडियो, तो खास करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन से, और जो जो चीज़ें हम बताते जाएंगे, जो फॉर्मूलाज हम लिखवाते जाएंगे, उसको याद रखना है, ध्यान रखना है, और हमेशा ये यूज होते जाएगा। सबसे पहले जब हम लोग दर्पण पढ़ते हैं, दर्पण सूत्र पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें दर्पण में जब हम लोग उत्तल दर्पण अवतल दर्पण पढ़ते हैं तो उसमें दो चीज़ें होती है, एक फोकस भी होता है, एक वक्रता त्रिज्या भी होता है, वस्तु दूरी होता है, प्रतिबिंब दूरी होता है। ये सारा चीज़ अगर नहीं पता है तो एक एक स्टेप मेरा क्वेश्चन के साथ रिलेट करके फॉलो करते जाइए, सब समझ में आते जाएगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो गोलीय दर्पण में हम लोग दो तरह का दर्पण पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं अवतल, जो कि धंसा हुआ होता है, जिसका प्रवर्तक पृष्ठ जो बता रहे हैं एकदम सुंदर से याद रखिएगा, बहुत काम देगा। गोलीय दर्पण में हम लोग दो तरह का दर्पण पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण में एकदम पेशेंस रख के समझिएगा, न्यूमेरिकल एकदम खत्म कर देंगे, एक भी नहीं बचेगा। सबसे पहला होता है अवतल। सबसे पहला क्या होता है? अवतल दर्पण, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है अवतल दर्पण। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है उत्तल दर्पण। दूसरा हमारा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। दूसरा हमारा होता है उत्तल दर्पण। पहले दर्पण में दोनों बातों समझ जाइए। ये हमारा होता है मुख्य अक्ष या फिर प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष, जिसको हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं हम प्रधान अक्ष, दोनों सेम ही बात है। प्रधान अक्ष बोले, मुख्य अक्ष बोले, दोनों बात सेम ही है। अब ये दर्पण जिस गोले के भाग होता है, जैसे इस गोले का भाग है, तो उसके केंद्र को क्या कहते हैं? उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जो कि लगभग यहाँ पे आता है, वक्रता केंद्र। हाँ, अब ये भी जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र। अब यहाँ से आपका दो चीज क्लियर होना चाहिए, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, दो चीज क्लियर होना चाहिए कि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है दर्पण के पीछे होता है, वहीं पे अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो है दर्पण के सामने होता है। पहला चीज ये क्लियर होना चाहिए, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। अब यहाँ पे होता है ध्रुव, यहाँ पे होता है ध्रुव P, तो P से लेकर के C तक के दूरी को कहते हैं हम लोग R, यानी वक्रता त्रिज्या। इधर भी P से लेकर के C तक की दूरी को हम लोग कहते हैं R, यानी वक्रता त्रिज्या। अब ये जो दूरी है, यानी ये जो दूरी है C से P तक, इसके हाफ को हम लोग F कहते हैं, फोकस। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग स्मॉल f फोकस दूरी कहते हैं। फोकस इसके बीच में होगा और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी स्मॉल f से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को स्मॉल f से सूचित करते हैं। अब यहाँ पे बातें क्या याद रखनी है, जो देखिए सबसे पहली बात, दोनों दर्पण में आप देखिएगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में किन किन चीजों पे ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण का फोकस जो है दर्पण के सामने होता है, और उत्तल दर्पण का फोकस जो है दर्पण के पीछे होता है, वक्रता केंद्र भी है दर्पण के पीछे होता है, इसका वक्रता केंद्र भी सामने में होता है, इसका फोकस भी दर्पण के सामने में होता है। अब माइनस कौन होता है, प्लस कौन होता है, इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले हम लोग निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर पढ़ते हैं, जब मैथ में नहीं अगर पढ़े तो जाकर फटाक से मेरा मैथ वाला प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़िए। ये होता है y अक्ष, ये होता है x अक्ष, होता है या नहीं होता है? इसको हम लोग
कोई और कलर में लेते हैं। ये होता है हमारा YH, ये होता है XX। अब अक्षों में जो चीज होता है सेम चीज यहाँ भी होगा कि कौन किधर प्लस होगा कौन किधर माइनस होगा। और कोई भी वस्तु अगर हम रखेंगे पूरा इस पिक्चर में तो वस्तु दर्पण के सामने ही रखेंगे, यानी U इधर ही रखेंगे, इसमें भी U इधर ही रखेंगे। तो दोनों दर्पण में U हमेशा निगेटिव होता है, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों में वस्तु हमेशा निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है? क्योंकि ये इधर रखा जाता है। अब देखिए इधर हो गया x, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया y, इधर हो गया y डैश, y और y डैश, इधर हो गया x, इधर हो गया x डैश, इधर हो गया y, इधर हो गया y डैश। हुआ या नहीं? x x डैश y y। अब इधर जो चीजें हैं वो ऋणात्मक होगी, यानी यहाँ केंद्र से लेफ्ट साइड में जो चीजें हैं वो ऋणात्मक होगी, राइट साइड में जो चीजें हैं धनात्मक होगी, ऊपर जो चीजें रहेगी वो धनात्मक होगी, नीचे जो चीजें रहेगी वो ऋणात्मक होगी। यहाँ से लेफ्ट साइड में, इसको हम लोग चिन्ह परिपाटी भी कहते हैं, ऐसे भी याद रखना। यहाँ से हम लोग लेफ्ट साइड में जो चीजें होंगी वो ऋणात्मक होगी, राइट में जो होगी वो धनात्मक होगी, ऊपर जो होगी वो धनात्मक होगी, नीचे जो होगी ऋणात्मक। अब आप खुद बताइए कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होगा कि धनात्मक? तो देखिए वो जो है लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में है तो ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा, यानी इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब उत्तल दर्पण का फोकस दूरी देखिए तो ये राइट में है और इधर की चीजें धनात्मक होता है, यानी इसका फोकस दूरी क्या होगा? धनात्मक होगा। ये सारा चीज आपको याद रखना है। याद रहेगा या नहीं रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो अगर ये चीजें आप समझ पाए हैं, बस इतना ही जितना बोले हैं इसको सुंदर से लिखिए, इतना अगर समझ पाए हैं, आइए इस क्वेश्चन पे। अब बताइए दोनों के बीच में संबंध क्या होता है? F और R के बीच में क्या संबंध होता है? तो F जो है R का आधा होता है। कहने का मतलब है F जो है बराबर होगा R/2 के। R के आधा होता है, यानी R/2 के बराबर होगा। यानी कि यहाँ से जो हमारा क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण और फोकसांतर के वक्रता केंद्र के बीच में क्या संबंध होता है, तो फोकसांतर जो हमारा F है वो R का आधा होता है। R का आधा होता है, या इसी को हम लोग बोलेंगे R जो है वो फोकसांतर का दुगना होता है। दो फॉर्मूला आपको यहाँ से एकदम कंफर्म, बिना कोई कंफ्यूजन के याद रखना है कि F जो है R/2 के बराबर होता है, या फिर R जो है इधर जब इधर गुना में चल जाएगा तो 2F के बराबर होता है। F जो है इतना बार हम लिख देंगे कि एकदम दिमाग में लिखा जाए, F बराबर R/2, F बराबर R/2, या फिर R बराबर 2F, ये याद रहेगा। अगर इतना याद है तो अब दर्पण सूत्र को भी आपको याद रखना है, जो कि दर्पण सूत्र क्या है? तो दर्पण सूत्र जो है, जब कोई प्रतिबिंब बना है कोई वस्तु का कोई दर्पण के सामने, तो उसमें भी जो है प्रतिबिंब होता है। भी क्या होता है? प्रतिबिंब। U जो है बिंब दूरी होता है। बिंब दूरी यानी वस्तु दूरी। यहाँ से एक चीज और आपका हम क्लियर करना चाहेंगे कि कहीं पे बिंब लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रतिबिंब बोल रहा है। बिंब मतलब होता है वस्तु, प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज। प्रतिबिंब मतलब होता है इमेज, लेकिन बिंब मतलब होता है वस्तु। तो U यानी बिंब यानी वस्तु दूरी होगा। U जो है बिंब यानी वस्तु दूरी होगा, V प्रतिबिंब दूरी होगा, और जो हमारा F होगा वो होगा फोकस दूरी। F क्या होगा? फोकस दूरी होगा। उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र की जो बात कर रहे हैं वो दर्पण सूत्र होगा 1/v + 1/u = 1/f। 1/v + 1/u = 1/f। पूरा वीडियो में पेशेंस से आप टाइम अगर देते हैं अपना, यहाँ से एक भी आपको दूसरा चीज कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पूरा न्यूमेरिकल भी बनेगा, एग्जाम में एकदम गर्दा मचा के आइएगा। न्यूमेरिकल यहाँ से एक भी छूटेगा ही नहीं, एकदम मतलब बेसिक से उठा करके ऊपर तक बताएंगे। तो अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है, इसको प्रूव करने के लिए जो दर्पण सूत्र हो गया, चाहे वस्तु दूरी जैसे दर्पण सूत्र हो गया, चाहे पीछे जो हम बताए हैं वक्रता, त्रिज्या और फोकस के बीच संबंध, दोनों को प्रूव करने के लिए भी एक अलग वीडियो है, आप चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो ये चीजें करने के बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। कह रहा है, देखिए ऑब्जेक्टिव में ज्यादातर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, जब प्लस माइनस दे दिया है, नहीं देता तो कोई बात नहीं था, लेकिन अगर प्लस माइनस दे दिया है तो आपको पीछे वाला बात याद करना है कि अगर हम उत्तल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की जिसकी फोकस दूरी हम लोग को निकालना है, क्या निकालना है? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी जो है उत्तल दर्पण का धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, जो देखिए ये हमारा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी राइट साइड में होता है, जो कि क्या होता है? धनात्मक होता है। यहाँ से आप क्लियर हो गए। यहाँ से आप जैसे ही क्लियर हो गए वैसे ही दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही कट कर दीजिएगा। ऋणात्मक तो होगा नहीं, ऋणात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। दो ऑप्शन कट गया, यहाँ से कट गया।
अब फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला होता है F बराबर R बटा 2 होता है ना। तो F बराबर R का मान कितना दिया है 32, चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो प्लस वाला बटा 2, तो F बराबर हो जाएगा 16 दूनी 32 यानी प्लस 16। क्या हो जाएगा प्लस 16, किस चीज में है सेंटीमीटर, प्लस 16 कितना हो जाएगा प्लस 16, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। समझ में आया। अब यही क्वेश्चन घुमा करके बहुत तरह से पूछ सकता है, बस आपको ये हम बता दिए, इसका मतलब कंफर्म यही रहेगा, डिजिट चेंज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो अगर यहाँ से ये चीज़ आप देखे हुए हैं और यहाँ से समझे हुए हैं तो आपको लगता है कि आपसे गलती होगा, कोई दिक्कत होगा, बस अगर आप कोई सुंदर से इसका नोट्स बना लेते हैं और हमेशा के लिए याद रखते हैं तो बताइए कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। यानी यहाँ से आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में अगर फोकस दूरी दे दिया है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, फटाक से निकालेंगे, या फिर इसी को घुमा करके दे दे कि वक्रता त्रिज्या दे दिया है 32 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होगा, तो आधा कर देना है, दुगना कर देना है, आधा कर देना है, दुगना कर देना है, आधा कर देना है, बस यही करना है। अगर फोकस पूछ रहा है आधा कर दो, फोकस पूछ रहा है आधा कर दो, फोकस पूछ रहा है आधा कर दो, फोकस पूछ रहा है और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो आधा करो, क्या करो आधा कर दो डायरेक्ट बिना टाइम गवाए। फोकस दूरी पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस दूरी पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है तो डायरेक्ट आधा कर दो। लेकिन अगर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है और फोकस दूरी दिया हुआ है तो दुगुना कर दो, क्या कर दो दुगुना कर दो, बस ये बात याद रखिए। किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन हमेशा पूछता ही है और पूछेगा ही तो उसके लिए याद रखिएगा, अगर फोकस दे दिया है और वक्रता फोकस पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है, फोकस पूछ रहा है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है तो आधा कर दो, अगर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, फोकस दे दिया है तो दुगुना कर दो, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है भाई, अवतल दर्पण है। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब फोकस दूरी कह रहा है 20 सेंटीमीटर, माइनस प्लस की जिक्र नहीं कर रहा है तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए फोकस जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, फोकस 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या आर, आर निकालना है, F बटा 2 यानी आर बराबर F का मान कितना है 20 बटा 2 10, आर का मान कितना हो जाएगा 10, आर का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, यानी कि अभी जो हम बोले ना उसके लिए पहले देखिए ना, ऑब्जेक्टिव के लिए देखिए ना कि क्या दिया हुआ है, फोकस दिया हुआ, निकालना क्या है वक्रता त्रिज्या। तो क्या पूछे थे, क्या बोले थे कि वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, निकालना है फोकस, तो क्या कर दो आधा, वक्रता त्रिज्या निकालना है, दिया हुआ फोकस तो क्या कर दो दुगना। अब देखो क्या करना, फोकस दूरी दिया हुआ, निकालना क्या वक्रता त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है वक्रता त्रिज्या, तो क्या कर दो इसको, वक्रता त्रिज्या जब निकालना है तो इसको दुगना कर दो, किसको फोकस को, किसको फोकस, समझ में आया। तो यानी कि यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग तो नहीं ना किए हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर कंफ्यूजिंग किए हैं तो फिर से देखिए, भूल जाइए, फिर से ध्यान दीजिए, सिंपल है, बहुत सिंपल है। कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो, यानी कि F जो है हमारा 20 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो R क्या होगा, R बराबर क्या होता है 2F, R बराबर क्या होता है 2F, तो R बराबर 2 गुने 20, तो R बराबर 40। पीछे लगता है गड़बड़ा दिए थे, 10 कर दिए थे, काट दिए होंगे, यानी R बराबर 2F होगा जो कि हमारा कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। लेकिन अगर ये कह रहा है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसका भी फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगा, जो कि इसमें दिया है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन होगा क्या ऋणात्मक ही होगा। अवतल दर्पण का दिया है तो क्या होगा ऋणात्मक होगा फोकस दूरी, तो इसका वक्रता त्रिज्या भी जो होगा हमारा आएगा 40 सेंटीमीटर, वो भी क्या होगा ऋणात्मक होगा। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कह दिया है कि अवतल दर्पण है तो इसलिए आप नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। इस अवतल दर्पण का दिया जैसे इंडिकेट हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे ही कह दिया अवतल दर्पण वैसे ही ये चीज बताया ही जा रहा है कि ये ऋणात्मक होगा, तो लिखिए भी ठीक है, नहीं लिखिए तो भी ठीक है। तो ये हमारा हो गया फोकस दूरी। तो फॉर्मूला याद रखना है सबसे पहले, R बराबर 2F, F बराबर R बटा 2, फोकस दूरी कितना था 20 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या कितना आया 40 सेंटीमीटर, बस कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, यानी कि U दे दिया है 5 सेंटीमीटर, बिंब का दिया यानी वस्तु, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया है 5 सेंटीमीटर, लंबाई दे रहा है वस्तु का, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु का लंबाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लंबाई दे दिया है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या ये के उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण है जिसका वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। अब देखिए प्लस माइनस को समझना है, उत्तल दर्पण है और वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है पॉजिटिव होता है।
तो यहाँ पे जब हम लोग f निकालेंगे जो कि r/2 होगा, यानी कि 30/2 होगा, यानी कि f जो है 15 होगा, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि क्या होगा, पॉजिटिव। उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु दूरी जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, जो कि निगेटिव होगा, क्योंकि वस्तु तो दर्पण के सामने रखा जाएगा, और जब दर्पण के सामने रखा जाएगा तो इधर क्या होगा, वस्तु निगेटिव होगा। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात करना है। सबसे पहली बात, एफ दे दिया 15 सेंटीमीटर, यू दे दिया है -20 सेंटीमीटर, हम लोगों को निकालना है भी। क्या निकालना है, भी। फॉर्मूला होता है क्या, m1/v + 1/u = 1/f। फॉर्मूला ही होता है 1/v हम लोगों को निकालना है, प्लस 1/u दिया हुआ है 1/-20 बराबर 1/f, तो 1/15। -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा। 1/v = 1/15 + 1/20, 1/20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, करना कुछ नहीं है, 1/v = 1/15 + 1/20। 15 और 20 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, जो कि 15 में 30 थे, पता है 15 × 60 कितना आएगा, 60। 4 + 20 = 60, 3 हो जाएगा। 1/v बराबर हो जाएगा 4 × 3 = 7/60 हो जाएगा। यानी कि जब हम लोग 1/v निकाले हैं तो वो आया है 7/60, जो कि इसको हम लोग भागा देते हैं 7 को 60 से, उल्टी पहले पलट देते हैं, ठीक है, पलट देते हैं, तो v बराबर हो जाएगा 60/7। v बराबर क्या हो जाएगा, 60/7, यानी इसको हम लोग भागा देते हैं 7 से 60 में, तो 7 से देंगे जब भागा, 7 8 = 56, 7 8 = 56, कितना बचेगा, 4.0, 7 बचे 35 हो जाएगा, 5 0 7 7 49, यानी 8.57 आएगा। कितना आएगा, 8.57 समथिंग आएगा, 8.57 भी का मान आया 8.57। अब जो है भी का मान आया 8.57, भी का मान क्या आया 8.57। अब m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v/u, m बराबर फॉर्मूला होता है v/u। अब जो है हम लोगों को इसका जो कह रहा था कि प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए, तो साइज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को आवर्धन निकालना पड़ेगा। आवर्धन, जो कि आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आवर्धन बराबर होता है -v/u। आवर्धन बराबर क्या होता है, -v/u, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर होता है हाइट ऑफ इमेज hi बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे होता है। तो आवर्धन हम लोगों को निकालना है, तो आवर्धन बराबर -v यानी कि -8.7557 बटा u यानी कि कितना है, u का मान है -20, जो कि माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, यानी m जो है, आवर्धन को m से हम लोग लिखते हैं, तो 8.57 बटा 20 आएगा। 8.57 बटा क्या आएगा, 20। जब इसको हम लोग भागा देंगे, 20 से भागा देंगे, तो वो हमारा m बराबर आ जाएगा लगभग 0.47 लगभग, इसको 0.5 भी हम लोग मान सकते हैं, ठीक है, आवर्धन आगे 0.5। अब हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो था 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट था वो था 5 सेंटीमीटर। अब अगर हम लोग यहाँ से हाइट ऑफ इमेज निकालेंगे, जो कि यानी कि हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, किसका, ऊंचाई निकालेंगे, तो आवर्धन सबसे पहले रखना पड़ेगा, यानी 0.5 हम लोग यहाँ पे अगर मान ले 0.5। हाइट ऑफ इमेज कितना है, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारा निकालना है, वो दिया हुआ नहीं है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो वो है 5। अब इसको इधर जाकर के गुना करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारा बन जाएगा, गुना हो जाएगा 5 से 0.5, 5 से गुना हो जाएगा 0.5, जो कि 2.5 आएगा, कितना आएगा 2.5। हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 2.5 सेंटीमीटर, समझ में आया। यानी कि वस्तु से तो छोटा ही बना है, वस्तु से क्या बना है, छोटा, वस्तु से छोटा बना। ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट का जो साइज था वो था 5 सेंटीमीटर, इमेज का जो साइज है वो 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु से छोटा बना। और क्या बना, ये प्लस 8.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये जाकर के बना है किधर, दर्पण के पीछे, जो कि वास्तविक होगा। प्रकृति अगर पूछेगा तो दर्पण के पीछे, यानी काल्पनिक, वास्तविक नहीं, आगे रहता तब ना वास्तविक होता। दर्पण के पीछे यानी काल्पनिक, और वस्तु से 2.5 सेंटीमीटर हो गया छोटा, 2.5 सेंटीमीटर वो था 5, तो 2.5 छोटा होगा ना, तो 2.5 सेंटीमीटर बना है, दर्पण के पीछे बना है, काल्पनिक बना है। ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि कुछ चीजें आपको याद रखना है, कौन कौन सी चीजें यहाँ से आपको याद रखना है। m जो है, m बराबर फॉर्मूला होता है -v/u। m क्या है, आवर्धन है। आवर्धन बोले तो ये बताता है कि वस्तु से प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बना है, कितना गुना छोटा बड़ा है। यानी इसको हम लोग हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। अगर प्रतिबिंब का ऊंचाई दिया हुआ है और वस्तु का ऊंचाई दिया हुआ, वहां से भी हम लोग आवर्धन निकाल सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन। याद रखने वाला बात ये है, याद रखिएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है पहले ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। रिफ्रेशिंग। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। उत्तल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। वक्रता त्रिज्या यानी आर जो है 3 मीटर है और चूंकि उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है यानी u जो है -5 मीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। सब में सेम ही चीज है, प्रकृति का प्रतिबिंब, स्थिति, साइज। हम सबसे पहले प्रतिबिंब, तो r जो है 3 मीटर है तो हमारा f जो है क्या हो जाएगा r/2 यानी कि 3/2 यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5 मीटर या फिर 3/2 ही रहने दे सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला ये होता है। 1/f, f का मान कितना है? तो 1/1.5 बराबर 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u, u का मान कितना है? तो -5। -5 को इधर लेके आओ तो +5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, पॉइंट को हटाओ 0.2 यानी कि 10/15 प्लस 1/5 बराबर ये 5 है। 1/5 बराबर 1/v, ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ से हम लोग कहेंगे जो 15 और 5 का एलसीएम है, एक बार और लिख देते हैं 10/15 प्लस, इसको काट भी सकते थे लेकिन अभी नहीं काटेंगे। 15 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा, 10 का 10 हो जाएगा, 5 या 15 3 हो जाएगा यानी 1/b हो जाएगा। 10 और 3 13/15 हो जाएगा यानी कि 1/b हो जाएगा। यानी कि v का मान कितना आ गया? v का मान आ गया 15/13। और पता है v का मान पॉजिटिव आता है, उससे ये पता चलता है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है? तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो काल्पनिक बन रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आया यानी कि दर्पण के पीछे यानी कि काल्पनिक। समझ में आया? पॉजिटिव आया जैसा ही हम लोग कहेंगे कि काल्पनिक बन रहा है। कैसे बन रहा है? काल्पनिक। यानी v का मान आ गया 15/13। v का मान क्या आ गया? 15/13 आ गया। v का मान क्या आ गया? 15/13 मीटर। अब यहाँ से आप लोगों को करना है क्या? m निकालना है। m यानी आवर्धन, जो कि होगा v/u। आपका काम है v/u कीजिए, जो कि v/u का आने का मतलब हुआ कि 15/13 बटा में -5 हो जाएगा, जो कि ऊपर से कट जाएगा। 5 या 15, m का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा? m का मान आ जाएगा 5 या 15 -3/13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? -3/13 आ जाएगा। अब ये चीज़ें आपको करने के लिए आना चाहिए। सबसे पहले हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, कैलकुलेशन आप समझे, बात को समझे और क्या पूछ रहा है जो समझे। अब पूछ रहा है स्थिति, प्रकृति तथा साइज, तो ये इसका क्या हो जाएगा? ये बनेगा काल्पनिक। और काल्पनिक जब भी बनता है तो सीधा बनता है। काल्पनिक जब भी बनेगा तो सीधा बनेगा। इसका आवर्धन जो हो जाएगा -3/13 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है दिक्कत। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बीम 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है तो प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनाने वाली प्रतिबिंब स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमारा वस्तु है 5 सेंटीमीटर लंबा है, जो हमारा वस्तु, ये सेम पहला नंबर क्वेश्चन जैसा है। ये सेम कौन सा क्वेश्चन है? पहला जैसा क्वेश्चन। अभिसारी मतलब जो एकत्र करता हो, मिलाता हो। अपसारी मतलब जो फैलाता हो। अभिसारी की शुरुआत है, देखिए जो पहला क्वेश्चन था ना हमारा पहले वाला क्वेश्चन के जैसा है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और कमेंट में बताना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा कमेंट में, अगर आप कहिएगा तो सेम न्यूमेरिकल का ही एक वीडियो और हम लाएंगे जिसमें और मजेदार क्वेश्चन लाएंगे। तो ये कब होगा? जब आप रिस्पॉन्स कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा कि हाँ अच्छा लगा। ये न्यूमेरिकल का जो एक सीरीज ऐसा कोई नहीं किया है आज तक, तो ये जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा लगा और इसका एक और वीडियो आना चाहिए जिसमें खासकर न्यूमेरिकल हो, तो हम लाएंगे। तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर बता देंगे। तो ये क्योंकि पिछले वाला क्वेश्चन है इसलिए आप लोग पे छोड़ते हैं, नहीं होगा तो पक्का कमेंट कीजिएगा, तो हम इसका दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें जरूर से जरूर बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है। तो अवतल दर्पण है तो इसका फोकस दूरी ऋणात्मक होगा, -10 सेंटीमीटर होगा। दर्पण के सामने 8 सेंटीमीटर दूरी पर एक बिंब रखा गया है, u भी हो जाएगा -8। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो प्रकृति, स्थिति, आवर्धन ज्ञात करना सिंपल है। u का मान -8 है, f का मान है -10। फॉर्मूला क्या होता है?
वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। वन बटा भी हम लोगों को निकालना है, बराबर वन बटा यू, यू का मान दिया है -8, यहाँ पे प्लस में होगा, बराबर वन बटा एफ का मान है -10। इधर -8 है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी वन बाई बी इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/8। 1/b इज इक्वल टू 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 9 8 3 40, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40, यानी कि 10 तक 40 -4 प्लस 8 40 5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/40। भी का मान आ गया 40 प्लस भी का मान पॉजिटिव आया, यानी कि कहाँ बनेगा, इस अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनेगा। पॉजिटिव आया है, इससे हम लोग कहेंगे कि काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा, काल्पनिक। और जब काल्पनिक बनेगा तो कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा। काल्पनिक जब बनेगा तो सीधा बनेगा। अब इसका आवर्धन निकालना है। आवर्धन यानी कि m बराबर -v बटा u, m बराबर -b का मान कितना आया है 40, यानी -40 बटा u का मान है -8, कट गया 5, यानी कि 8 × 40 5 है। m का मान कितना है 5, यानी कि प्रतिबिंब जो बना वो 5 गुना आवर्धित बना। कितना 5 गुना, 5 गुना बड़ा। प्रतिबिंब जो बना वो 5 गुना बड़ा बना। इससे ये पता चला। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करेंगे। बताइए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। सेम क्वेश्चन है हमारा। अगर यही क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज करके पूछ दिया जाए तो आपके लिए हम छोड़ते हैं। आप कमेंट में बताइए क्या होगा इसका आंसर, कमेंट कीजिएगा मस्त से। तो इसका मजेदार से हम फुल एनर्जी के साथ दूसरा वीडियो जरूर लाएंगे, रिस्पांस अच्छा आएगा तो, क्योंकि ये ऐसा कोई भी आज तक नहीं बनाया है कि वन शॉट में पूरा आपको न्यूमेरिकल दिया हो। तो आप जरूर से जरूर देखें। अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर की जगह पे अगर यहाँ पे हम दे दें 20 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके सामने 8 सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ पे हम दे देते हैं अगर 24 सेंटीमीटर बीम रखा गया। बताइए ये क्वेश्चन आपको हम HW देते हैं, बना करके बताइएगा। और ये न्यूमेरिकल का वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताइएगा। इतना अगर समझ में आता है तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर, जो कि उम्मीद करते हैं कि अगला चैप्टर से होगा। हमारा क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। अभी तक हम लोग दर्पण सूत्र से पढ़ रहे थे, फॉर्मूला दर्पण सूत्र का यूज कर रहे थे, लेकिन अब हम लोगों को ध्यान देना है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो कि बिल्कुल दर्पण सूत्र का चचेरा भाई है, बस फर्क क्या है कि 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है, इतना ही बस फर्क है। तो जब हम यहाँ पे लेंस सूत्र का यूज करेंगे, सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि f जो है 10 दिया गया। f का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखा गया है। u का मान 15 सेंटीमीटर होगा जो कि रखी गई है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा स्थान आवर्धन ज्ञात कीजिए। आवर्धन भी सेम होता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, तो फोकस दूरी उत्तल लेंस में जो हमारा वो पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस जो है फोकस दूरी जो है उत्तल लेंस में फोकस दूरी पॉजिटिव होता है। u का मान निगेटिव होगा क्योंकि वो लेंस के सामने ही रखाएगा, वस्तु रखी गई है। तो प्रकृति स्थान आवर्धन का मान, आवर्धन क्या होता है m सिम, इसमें भी होता है -v/u, इसमें भी क्या होता है v/u, -v/u होता है या v/u होता है। अब सिंपल है, हम लोग फॉर्मूला पे जाएंगे। 1/v - 1/u बराबर 1/f। 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। 1/v का मान यानी कि हम लोगों को निकालना है -1/u माइनस 1/u यानी 1/15 बराबर 1/f। f का मान कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया। माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/v प्लस 1/15 बराबर 1/10 हो जाएगा। हो गया, नहीं कोई दिक्कत है इसमें, नहीं दिक्कत है। यानी 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। 1/v इज इक्वल टू 10, 1/10 था, 1/10 था। 10 और 15 का जब एलसीएम हम लोग निकालेंगे तो 30 होगा, जो कि 10 या 30 3 होगा, -15 दूनी के 30 2 होगा। यानी 1/v का मान जो है 3 में से 2 गया 1/30 आ जाएगा। यानी कि 1/v का मान आ गया 1/30, यानी कि v का मान आ गया 30। v का मान कितना आ गया 30 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आया। अगर आपको ये न्यूमेरिकल का वीडियो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है तो पक्का कमेंट कीजिए। इसका दूसरा वीडियो आएगा बहुत मजेदार तरीका से, हम बहुत कुछ इसमें बताने वाले हैं। उसके बाद हमारा एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। लेंस की क्षमता, सबसे पहले फॉर्मूला आपको याद रखना है। लेंस की क्षमता जो है P बराबर होता है 1/f। P बराबर क्या होता है 1/f। फर्क ये है कि f जो है ये
मीटर में होना चाहिए। एफ जो है किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए, एफ हमेशा मीटर में होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। तो एक उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो है एफ जो है दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया है हमको, इसको क्या करना है, मीटर में बदलना है। तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो 50/100 जब भागा देंगे तो 2 आएगा, जो कि 1/2 मीटर आएगा। यानी एफ का मान है 1/2 और निकालना क्या है, इसकी क्षमता, पावर पी निकालना है। पी बराबर 1/f होता है। एफ का मान कितना है, 1/2 होता है, जो कि पलट करके ऊपर जाएगा, यानी कि पी का मान हो जाएगा 2 डायोप्टर। पी का मान कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर। पी का मान कितना हो जाएगा, 2 डायोप्टर हो जाएगा। बताइए, ये उत्तल लेंस है तो आपको याद रखना है कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी पॉजिटिव ही होगा, इसलिए इसका जो क्षमता आएगा 2 डायोप्टर वो भी क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। और इसमें बहुत बड़ा ये चीज होता है, ये ध्यान रखना कि ऋणात्मक होगा कि धनात्मक। तो फोकस दूरी अगर पॉजिटिव है तो वो तो आया, तो पॉजिटिव ही आया, निगेटिव होता तो निगेटिव आता। कह रहा है कि लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है तो फोकस दूरी क्या होगी, लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है। यानी कि सिंपल हम लोगों को पता है कि P बराबर होता है 1/f या फिर F बराबर होता है 1/p, होता है ना। F बराबर 1/p बोलिए या P बराबर 1/f बोलिए। F बराबर 1/p का मान है 5, यानी कि F का मान आ गया 1/5 मीटर, 1/5 मीटर ये आ गया। इसी को हम लोग सेंटीमीटर में अगर बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। F बराबर 1/5 मल्टीपल 100, तो ये हो जाएगा 20/2500, यानी कि F का मान आ गया 20 सेंटीमीटर। F का मान कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। समझ में आएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत है। यानी कि इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में लेंस की क्षमता के लिए, तो आपको वहाँ धमाकेदार तरीके से बनाना है, एक भी दिक्कत गलत नहीं करना है उसमें। उसके बाद है एक और क्वेश्चन है, 2 मीटर फोकस दूरी वाली अवतल लेंस की क्षमता क्या है। अब फोकस दूरी 2 मीटर है और अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव होता है। चूंकि अवतल लेंस है तो अवतल लेंस का फोकस दूरी निगेटिव होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, निगेटिव। यानी कि एफ जो है दे दिया -2 मीटर और पूछ रहा है पी, तो पी बराबर 1/f, 1/f, तो पी बराबर हो जाएगा 1/2, जो कि माइनस में होगा क्योंकि एफ का मान तो माइनस होगा, -2 हो जाएगा। -2 को जब हम लोग इसमें भागा देंगे इतना डायोप्टर, यानी कि -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। इसका पावर जो है, क्षमता जो है -0.5 डायोप्टर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सब्जेक्टिव में भी 2-2 नंबर में पूछता है, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है, सुंदर से बनाना है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि मानव नेत्र से हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा मानव नेत्र से है। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है। कोई व्यक्ति है जो 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है। कोई व्यक्ति है जो कहाँ तक देख सकता है साफ साफ, तो कोई व्यक्ति है जो 3 मीटर तक, आसान सा क्वेश्चन है। तो कोई व्यक्ति 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, यानी कि जो व्यक्ति 3 मीटर तक साफ साफ देख सकता है, क्या वो उसको 12 मीटर तक साफ साफ देखना है। यानी कि सबसे पहले तो हमारे आँख में कौन सा लेंस लगा हुआ था, तो हमारे आँख में उत्तल लेंस लगा हुआ था। तो इसमें सबसे पहले यू जो है 12 तक देखना है, तो 12 मीटर वो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि यू का मान तो हमेशा निगेटिव ही होता है, कोई लेंस रहे। 3 मीटर तक साफ साफ देख सकते हैं, यानी उसका प्रतिबिंब 3 मीटर तक बन रहा है, यानी कि भी का मान जो होगा वो भी होगा 3 मीटर, और चूंकि ये उत्तल लेंस आँख में होता है तो ये भी -3 होगा। तो अब हम लोगों को निकालना है इसका फोकस दूरी, इसका क्षमता देखने की, सहायक लेंस की क्षमता निकालना है। तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए हम लोगों को फोकस दूरी निकालना पड़ेगा। मुख्य रूप से हम लोगों को पी निकालना है, लेकिन निकालना पड़ेगा पहले एफ। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v, यानी कि -3 -1/-12, माइनस माइनस गुना हो जाएगा। तो 1/f = 1/-3 माइनस प्लस 1/12 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं दिक्कत है। माइनस को ऊपर लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत है। 1/f = 3 और 12 कैल्सियम 12 हो जाएगा, 3 × 12 -4 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, 12 × 12, यानी यहाँ से अब हम लोग करेंगे 1/f = -4 में +1 करेंगे तो -3/12 हो जाएगा, यानी 3 × 12 4 हो जाएगा, यानी कि 1/f बराबर हो जाएगा -1/4। f का मान कितना आ गया, तो f का मान आ गया 4।
माइनस में, फोकस का मान आ गया -4, फोकस का मान कितना आ गया -4 आ गया। अब फोकस का मान -4 आ गया, अब हम लोगों को निकालना है, मीटर में ही है ना, अगर मीटर में नहीं रहेगा, पावर निकालना है तो पहले उसको हम लोगों को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। ये गलती अगर कहीं पे हो रहा है तो उसको सुधारना है। 1/f, P बराबर 1/-4, P बराबर 4 से भागा देंगे 1 में तो आएगा -0.25 डायोप्टर। कितना डायोप्टर इसका पावर चाहिए, लेंस की क्षमता क्या है, तो उसकी जो लेंस की क्षमता होनी चाहिए वो 0.25 डायोप्टर होना चाहिए, माइनस में 0.25 डायोप्टर होना चाहिए, तब जा करके वो व्यक्ति जो है 12 मीटर तक साफ साफ देख सकेगा। उस व्यक्ति को 12 मीटर तक अगर साफ साफ देखना है तो उसके लेंस की क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो उसकी लेंस की क्षमता जो है 0.25 डायोप्टर माइनस में होनी चाहिए, तब जा करके वो 12 मीटर तक देख पाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं दिक्कत है। उसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु, कोई व्यक्ति है जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति है, दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता क्या होगी। कोई व्यक्ति है, उसका दूर बिंदु जो है 80 सेंटीमीटर, दूर बिंदु कितना है, कोई व्यक्ति है जिसका दूर बिंदु जो दिया गया है क्वेश्चन में वो 80 सेंटीमीटर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि हमारा जो दूर बिंदु यानी एफ दे दिया 80 सेंटीमीटर, और चूंकि उत्तल लेंस होता है तो -80 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्षमता ज्ञात करना है, यानी पी निकालना है। क्या निकालना है? पी। व्हाट इज पी? समझिए, डायरेक्ट समझिए, ज़्यादा दिमाग नहीं खराब करना। तो सबसे पहले सेंटीमीटर से हम लोगों को इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, -80/100, कटेगा। अगर इसको हम लोग करेंगे एफ का मान आ जाएगा 0.8 सेंटीमीटर, 0.8 मीटर एफ का मान। तो पी बराबर अब 1/f होगा, P बराबर 1/f होगा, यानी कि P का मान आ जाएगा 1/f, F का मान कितना आ जाएगा -0.8 मीटर। कोई दिक्कत, यानी कि P का मान आ जाएगा -10/8 मीटर। अब इसी को अगर हम लोग पॉइंट में बदलेंगे, अगर इसको हम लोग पॉइंट में बदलेंगे तो 8 एकम 8, ये हो जाएगा 1.2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 5 40, पावर आ जाएगा -1.25 डायोप्टर। पावर कितना होना चाहिए, -1.25 डायोप्टर। कोई दिक्कत इसमें, 8 एकम 8, 2, 8 दूनी 16, 4, 8 5 40, हाँ 1.25 पावर होना चाहिए। समझ में आया? क्षमता होना चाहिए 1.25। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत है सारा क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं तीसरे चैप्टर के क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। फॉर्मूला क्या याद रखना है? 3 चीज होता है। जब कोई तार में विद्युत धारा बह रहा है उसमें 3 चीज होता है। क्या क्या होता है? आवेश, कितना आवेश बहा जो होता है, जिसको हम लोग Q कहते हैं। कितना धारा, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा जिसको हम लोग I कहते हैं। कितना समय लगा, जिसको हम लोग T कहते हैं, यानी सेकेंड। तो तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है, तीनों के बीच में एक संबंध होता है। कौन सा संबंध होता है जी? तीनों के बीच में संबंध होता है I बराबर Q/T। कौन सा संबंध होता है? तो हमारा संबंध होता है I बराबर Q/T, होता है ना, या फिर जिसको हम लोग कहते हैं कि I बराबर Q/T, यानी विद्युत धारा क्या है, तो कितना सेकेंड में कितना आवेश बहा, उसी को अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, उसी को कहते हैं विद्युत धारा कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का किसी को दिक्कत है? I बराबर Q/T में नहीं दिक्कत है, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन T जो है ये सेकंड में होना चाहिए, ठीक है। तो पीछे जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है यदि किसी चालक में 2 मिनट तक, T जो है 2 मिनट है, यानी कि 60 सेकेंड है। 1 मिनट में 60 सेकेंड है, यानी 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। T है 120 सेकेंड। 3 एम्पियर धारा, I का मान है 3 एम्पियर धारा प्रवाहित की जाए, तो उसे कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। तो पूछ रहा है कि उसमें कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा। फॉर्मूला क्या होता है? I बराबर Q/T होता है। I का मान कितना है? 3, Q का मान हम लोगों को निकालना है,
टी का मान कितना है 120, 120 को इन्हें गुना करेंगे तो 360 कूलम आवेश, कितना कूलम आवेश 360 कूलम आवेश पर। ये हमारा आंसर हो गया, समझ में आया। यदि किसी चालक में 2 मिनट तक 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो उससे कितना कूलम आवेश प्रवाहित होगा 360 कूलम आवेश प्रवाहित होगा। कोई दिक्कत, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर आई टी, Q बराबर आई टी या फिर I बराबर Q बटा टी, जिसमें Q क्या है आवेश, Q क्या है आवेश, I क्या है विद्युत धारा, I क्या है विद्युत धारा, T क्या है समय, T क्या है समय। I बराबर Q बटा टी या फिर इसी को Q बराबर आई टी, इस प्रकार से आपको याद रखना है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 50 कूलम आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 62.5 जूल है, तो विभव क्या होगा। विभव बराबर फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखना है। विभव बराबर क्या होता है, विभव बराबर होता है V बराबर होता है W बटा Q। V क्या है विभव, V क्या है विभव, W क्या है वर्क, W क्या है वर्क, वर्क यानी कार्य, वर्क यानी कार्य जिसका जो मात्रक है जूल होगा, जिसका मात्रक जूल होगा। V वोल्ट होगा, V क्या होगा वोल्ट होगा। Q क्या होगा आवेश, जिसका मात्रक होगा कूलम। तो आवेश और कार्य दिया है, अब पूछ रहा है कि विभव क्या होगा, V क्या होगा। तो V बराबर क्या होता है W बटा Q। तो V बराबर हो जाएगा W, W का मान कितना है 62.5 जूल बटा Q, Q का मान कितना है 50 कूलम। पॉइंट हटाइएगा, नीचे 0 दीजिएगा, यानी कि V बराबर हो जाएगा 625 बटा 500। अब इसको भागा देंगे हम लोग, इसको भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा, सबसे पहले तो एक बार में लगेगा, एक बार में। तो एक बार में जब हम लोग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 500, बचेगा 125, पॉइंट देके 0 देंगे तो ये हो जाएगा 1250, जो कि 500 से 1250 2 बार में लगेगा तो बचेगा कितना 1250, 250 बचेगा, फिर पॉइंट देंगे 0 देंगे, यानी 5 5 25 1.25 भी आ जाएगा इतना वोल्ट, 1.25 वोल्ट। कितना विभव आ जाएगा इसका 1.25 वोल्ट, समझ में आया। तो अगर आप फॉर्मूला याद रखते हैं जो कि हमारा है V बराबर W बटा Q, तो इससे हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब है हम लोगों को सबसे पहले प्रतिरोध के बारे में जानना है कि प्रतिरोध का संयोजन जो है 2 तरह से होता है। प्रतिरोध का संयोजन जो है 2 तरह से होता है। प्रतिरोध का संयोजन 2 तरह से होता है, एक होता है श्रेणी क्रम में, एक होता है श्रेणी क्रम में जो कि बहुत सिंपल है, आर बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से होता है। एक होता है समांतर क्रम में, एक क्या होता है समांतर क्रम में, जिसको हम लोग कहते हैं पार्श्व क्रम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं पार्श्व क्रम। 1 बटा R इज इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 इसी प्रकार से बढ़ते चला जाता है, बढ़ते चला जाता है। यानी श्रेणी क्रम में अगर कोई प्रतिरोध को ऐड किए हैं तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, और समांतर क्रम जिसको हम लोग पार्श्व क्रम कहते हैं उसमें अगर किसी प्रतिरोध को हम लोग ऐड किए हैं तो 1 बटा R इक्वल टू 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 इस तरह से बढ़ते चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा, पीछे जो हमारा क्वेश्चन है इसमें आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि 3 ओम का 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है। 3 ओम का 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया। श्रेणी क्रम कहने का मतलब हुआ ऐसे जोड़ा जाता है, ऐसे 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 लगातार। समांतर क्रम का मतलब हुआ कि सामने में जोड़ा गया, एक तार यहाँ से ऐसे गया, 1 ओम ये वाला है हमारा प्रतिरोध, दूसरा ये वाला है हमारा प्रतिरोध, तीसरा ये वाला है हमारा प्रतिरोध, ठीक है। 3 ओम का 3 प्रतिरोध, 3 ओम का ये भी है, 3 ओम का ये भी है, 3 ओम का ये भी है, प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये हमारा R1, ये हमारा R2, ये हमारा R3, तब पूछ रहा है R क्या होगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला होता है। यानी कि यहाँ पे हम लोगों को 1/R जो निकालना है उसका मान होगा 1/R1 का मान 3 प्लस 1/R2 का मान 3 प्लस 1/R3 का मान 3, यानी कि 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 3 3 कैल्शियम 3 हो जाएगा, 1 1 1 तीनों जुड़ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू 1 2 3 बटा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 1 बटा R बराबर हो जाएगा 1 बटा 1, यानी R बराबर हो जाएगा 1 ओम। R बराबर कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। R का मान कितना आ गया 1 ओम आ गया। इस प्रकार से हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 2 3 6 ओम के 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम संयोजन में संयोजित है। पार्श्व क्रम सेम बात है, समांतर क्रम। पार्श्व क्रम कहने का मतलब क्या हुआ समांतर क्रम, पार्श्व क्रम कहने का मतलब समांतर क्रम। 3 प्रतिरोध है,
2 ओम के, 3 ओम के और 6 ओम के। यानी कि इस तरह से कहीं पे जा रहा था वायर, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 3 ओम है, यहाँ पे 6 ओम है, तीनों जो है समांतर क्रम में। तब कह रहा है कि 1/r इज इक्वल टू 1/, ये R1 हो गया 2, R2 हो गया 3, R3 हो गया 6। 2 3 6 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 एकम 6। 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/6 हो जाएगा। 1/r इज इक्वल टू 1/1 आ गया, यानी इसको पलटेंगे, उसको भी पलटेंगे, R भी हो गया 1 ओम। समझ में आया? समझ में आया? बताइए। इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछता है तो आपको धड़ाक से बनाना है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इस प्रकार से न्यूमेरिकल इतना आसान रहता है, ज़्यादा कुछ रहता ही नहीं है। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ में आया हो, आप इसको चाहते हैं और डीपली और एक वीडियो लाया जाए जिसमें मस्त क्वेश्चन और लाया जाए, तो फटाक से आप कमेंट कीजिए। और जैसे ही मेरे कमेंट में 10 कमेंट आ जाएगा कि न्यूमेरिकल का 1 शॉट एक और आना चाहिए, फटाक से हम दूसरा अपलोड कर देंगे तुरंत। समझ में आ रहा है? 10 कमेंट आ गया अगर तो अपलोड कर देंगे। ये हमारा है 5वां। और 6ठा हम देते हैं आप लोग को होमवर्क के लिए, जो कि प्रतिरोध से रिलेटेड है कि 4 8 10 ओम का, 4 ओम 8 ओम 10 ओम, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में। कैसा है? समांतर क्रम में। कैसा है? समांतर क्रम में। तब बताइए क्या होगा। उसके बाद अगर 16 18 20 श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम का तो बहुत ईजी है, डायरेक्ट जोड़ देना है। बताइएगा कितना होगा श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का तो ईजी है, डायरेक्ट जोड़ करके बताइएगा कितना होगा। 20 ओम, 40 ओम, 50 ओम, ये जो है समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में भी जिसको हम लोग कहते हैं। बताइएगा कितना होगा। ठीक है, फटाफट तीनों का आंसर कमेंट में फेंक के मारिएगा। और इसी का एक विशाल रूप अगर चाहिए डीपली एकदम, फटाक से अपलोड करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए हाँ न्यूमेरिकल के लिए ये जरूरी है या नहीं। 1 शॉट वीडियो आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। कमेंट कीजिएगा तब। अमित गौरव एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए इसका दूसरा न्यूमेरिकल का वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए।